नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो हमने देखा था, अगर आपको याद होगा। वी टॉक अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट्स योर ओवरी। इसके अलावा हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात किया था, जिसमें आपका इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हमने दोनों देखा था। और एक और था वहां पे एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, दैट्स योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, so starting with the primary sex organ. ओके, जैसा मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ फीमेल, ओके, फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दैट्स कॉल्ड ओवरी। सो हियर ओवरी एक्टिंग एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। ओके, अब क्यों आखिर ओवरी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहलाता है? तो उसका दो रीजन है। मैंने ये चीज आपको बताया था इन केस ऑफ मेल आल्सो, सिंस दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोड्यूसेस व्हाट फीमेल गैमेट। तो यही क्या होता है आपका फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने में रिस्पांसिबल होता है। सो दिस ओवरी प्रोड्यूसेस व्हाट फीमेल गैमेट। इसके अलावा इट आल्सो प्रोड्यूसेस अ सेक्स हार्मोन, और यू कैन से द फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, अब देखो इसी वजह से हम ओवरी को क्या बोलते हैं? इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। ओके, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ओवरी होता है इट्स अ आलमंड शेप स्ट्रक्चर। बेसिकली कैसा होता है आपका आलमंड शेप। ओके, इसका शेप देखेंगे, शेप इट इज आलमंड शेप। ओके, तो कुछ इस तरह का आपको इसका स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। सो ओवरी लुक्स लाइक दिस। ओके, सो बेसिकली इट्स आलमंड शेप स्ट्रक्चर। पोजीशन की बात करें, अगर आपको याद होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल दैट टेस्टिस, टेस्टिस का जो पोजीशन था इट वाज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब वो बॉडी के बाहर एक स्क्रोटम करके कैविटी है, एक पाउच था उसके अंदर लोकेटेड था। बट जो ओवरी होता है फीमेल का, ये बॉडी के अंदर होता है। सो इट इज इंट्रा एब्डोमिनल पोजीशन। सो इट इज इंट्रा एब्डोमिनल। ओके, इट इज इंट्रा एब्डोमिनल। इसका मतलब ये बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है, बॉडी के बाहर लोकेटेड नहीं होता। अब ऐसा क्यों? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ओवरी जो फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए इसको एज सच कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी टेम्परेचर पे ये गेमेट को प्रोड्यूस कर सकता है, इसके लिए क्या बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, बात करें इसके डायमेंशन की। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन, सबसे पहले बात करते हैं इसके लेंथ की। सो लेंथ इट इज अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ होता है दोस्तों 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। सो लेंथ इट इज 3 to 4 सेंटीमीटर। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेथ, ओके, ब्रेथ, ओके, अगर आप ब्रेथ की बात करोगे तो ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ओके, सो ब्रेथ इज अराउंड 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस, थिकनेस इट इज अराउंड 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हो गया आपका इसका डायमेंशन। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस तरह से ओवरी जो है ना आपका पोजीशन होता है अपने प्लेस पे। जैसे मैंने आपको बताया, सो दिस इज द ओवरी। ओके, सो दिस इज द ओवरी। ओके, ध्यान दोस्तों, ओवरी जैसे मैंने आपको बताया कि पेल्विक कैविटी या फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ओके, सो योर ओवरी अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। तो ये डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट। तो एक बड़ा सा लिगामेंट आपको देखने मिलता है। ओके, सो ये देख सर ligament which attaches ovary to the dorsal body wall। ये जो लिगामेंट है इसका नाम है आपका मीजोवेरियम। दिस इज कॉल्ड मीजोवेरियम। याद रखना दोस्तों, ये जो मीजोवेरियम इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रॉड लिगामेंट। तो एक बड़ा सा लिगामेंट होता है जिसका नाम है ब्रॉड लिगामेंट। उसी ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है आपका मीजोवेरियम। सो बेसिकली दिस मीजोवेरियम इज अ पार्ट ऑफ योर, इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ओके, तो ब्रॉड लिगामेंट का एक पार्ट होता है दैट्स योर मीजोवेरियम। अब सिर्फ मीजोवेरियम से आपका ये अटैच नहीं होता, और हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस मीजोवेरियम अटैचिंग ओवरी टू दी डॉर्सल बॉडी वॉल। ओके, सो दिस मीजोवेरियम अटैच ओवरी टू डॉर्सल बॉडी वॉल।
तो डॉर्सल बॉडी वॉल को इसको अटैच करने का काम करता है। इसी के साथ यहाँ पे एक और आपको देखने मिल जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, एक और हम बोल सकते हैं आपको लिगामेंट देखने मिलता है, सदिश लिगामेंट। ओके, इसका नाम है आपका ओवेरियन लिगामेंट। दिस इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। ओके, तो फिर ये जो ओवेरियन लिगामेंट होता है, दिस ओवेरियन लिगामेंट हेल्प्स इन अटैचिंग ओवरी टू द यूट्रस। तो ये क्या करता है ना, यूट्रस से अटैच करता है। ओके, अटैच ओवरी टू द यूट्रस। ओके, सो ओवेरी को यूट्रस के साथ अटैच करने का काम करता है आपका ये ओवेरियन लिगामेंट। ओके, इसके अलावा बात करें कि ओवरी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ओवरी प्रोड्यूसेस 5 डिफरेंट हार्मोन्स। तो एक दो नहीं, टोटल 5 हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस करता है। सो हार्मोन्स, अभी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसका बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेन हार्मोन है इसका, दैट्स एस्ट्रोजन। ओके, सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। ओके, दूसरा हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है दोस्तों, दैट्स प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा तीसरा हार्मोन जो आपको देखने मिलेगा, इट्स रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। ओके, इसके अलावा दोस्तों जो चौथा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट्स एक्टिविन। एक्टिविन। ओके, फिफ्थ हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है, दैट्स इनहिबिन। उसका नाम है आपका इनहिबिन। ओके, तो ये हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहला ओवरी, इट इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? सिंस it is responsible for the production of female gamete and also produces what the female sex hormone. Okay, बाकी इट इज शेप की बात करें तो अलमंड शेप आपको देखने मिल जाएगा। इंट्रा एब्डोमिनल पोजीशन, डायमेंशन, लेंथ की बात करें 3 to 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करोगे तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास ये होता है। और थिकनेस की बात करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर। इसमें देखो एक चीज छोड़ के मैं लिख देता हूँ, इट्स अ पेयर्ड। ओके, पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, अगर फिर भी लिख देते हैं इट्स अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि एक नहीं दो दो होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ओवरी होता है, ओवरी अपने पोजीशन पे कैसे बना रहता है, तो इसके रीजन है यहाँ पे कुछ आपको लिगामेंट्स देखने मिलते हैं। तो एक लिगामेंट दैट्स योर मेसोमेरियम। बेसिकली दिस लिगामेंट इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रॉड लिगामेंट। एक ब्रॉड लिगामेंट करके स्ट्रक्चर है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है आपका मेसोमेरियम, जो कि ओवरी को अटैच करता है टू दी डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ योर पेल्विक कैविटी। दूसरा देखो आपके पास है ओवेरियन लिगामेंट। तो ये जो ओवेरियन लिगामेंट है ना, इसका मेन काम है अटैचिंग ओवरी टू दी यूट्रस। तो यूट्रस से उसको अटैच करने का काम करता है। और देखो यहाँ पे ये ओवरी कुछ 5 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला आपका है एस्ट्रोजन, देन वी हैव प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड वी हैव रिलैक्सिन, देन वी हैव एक्टिविन एंड वी हैव इनहिबिन। तो देखो दोस्तों, ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी ओवरी। अब हम चलेंगे इसका टीएस ऑफ ओवरी। ओके, तो मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जो टीएस है थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टीएस ऑफ ओवरी। थोड़ा सा हम टीएस ऑफ ओवरी भी देख लेते हैं। ओके, देखो डायग्राम बनाता जाऊंगा और आपको मैं समझाता जाऊंगा। तो जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ओवरी इट्स अ आलमंड शेप स्ट्रक्चर। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान रखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इट्स अ आलमंड शेप ऑर्गन। ओके, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब देखो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ओवरी का, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड tunica albigina. So this is the tunica albigina, outermost covering. This is tunica albigina. This is the outermost covering. Outermost covering or ovary. Okay. So ovary externally lined by a tunica albigina. This is albigina. Okay. And here the ovary is internally lined by और एपिथेलियल टिश्यू, या फिर बोल सकते हैं एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स आपको देखने को कैसे होगा, जर्मिनल एपिथेलियम। ध्यान देना स्टूडेंट, ये सबके सब क्यूबॉइडल होते हैं। तो यहाँ पे ओवरीज इंटरनली कुछ इस तरह का लाइनिंग ड्रॉ करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो ओवरी इज इंटरनली लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका है जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, so this is the lining, this is your germinal
एपिथेलियम लाइनिंग। ओके, याद रखना फ्रेंड्स, ये कैसा होता है आपका क्यूबॉइडल, ये कैसे होता है आपके क्यूबॉइडल होते हैं। ओके, आपने पढ़ा रहेगा, जिसका एक टाइप है एपिथेलियम का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो बेसिकली इट इज क्यूब शेप का होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, अब देखो जो ओवरी होता है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। तो नॉर्मली जब आपका ओवरी है ना, ये दो हिस्सों में बटा होता है, एक तो बाहर का हिस्सा, दूसरा आपका अंदर का हिस्सा। ओके, तो देखो ओवरी इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। ओके, so ovary is divided into the two parts. The outer part of the ovary, this one is called ovarian cortex. तो ये जो बाहर का पार्ट है दोस्तों, इसको हम कहते हैं ovarian cortex। तो मैं इसको थोड़ा दूर लिखूंगा ताकि मेरे को जगह बचा रहे लेबलिंग के लिए। So this outer part, ovarian cortex. Okay, remember this is the outer compact. ये काफी हद तक compact structure होता है, यानी granular part, outer compact and the granular part. Okay, so the outer part of the ovary is called ovarian cortex. अब देखो जो ovarian cortex है, इसमें होता क्या है? This ovarian cortex shows the presence of various stages of the follicular development. इसमें आपको अलग अलग follicle development के stages आपको देखने मिल जाएंगे. So here it shows the presence of various stages of, okay, shows various stages of डेवलपिंग फॉलिकल। तो आपको अलग अलग इसमें स्टेजेस फॉलिकल के देखने मिल जाएंगे। ओके, तीसरा देखो, ये जो इनर एरिया मैंने आपको बनाया, दिस इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड ओवेरियन मेडुला। सो दिस पार्ट इज एक्चुअली योर ओवेरियन मेडुला। इसको मैं अंदर ही लिखूंगा क्योंकि आगे काफी सारा लेबलिंग करना पड़ेगा, तो इसको मैं अंदर ही लिखूंगा। ओके, सो द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, दिस इज योर ओवेरियन मेडुला। ओके, अब देखो दोस्तों, जो ओवेरियन मेडुला होता है ना, बेसिकली दिस ओवेरियन मेडुला इट कंसिस्ट ऑफ सम ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स देखने मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इट आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड द नर्व्स। तो यहाँ पे आपको कुछ लिम्फेटिक वेसल्स मिल जाएंगी, कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ओके, सो हियर दिस ओवेरियन मेडुला, मैं इसको थोड़ा बाहर भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी आपको मिल जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है नर्व्स। ओके, अब आप समझ सकते हैं इसका काम क्या है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई करना हो गया, हार्मोन्स वगैरह, वो सब यहीं से आते हैं, जो भी काम होगा सब यहीं से होता है। ओके, और हाँ एक बात और, ये जो ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है ना, दिस ओवेरियन कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान देना, दिस ओवेरियन कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जबकि ये जो होता है ओवेरियन मेडुला, दिस ओवेरियन मेडुला इज मेड अप ऑफ व्हाट? दिस वन इज मेड अप ऑफ योर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस वन इज मेड अप ऑफ योर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जबकि ये आपका बना होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से। अब चले आते हैं थोड़ा ओवेरियन कॉर्टेक्स पे। देखो दोस्तों, ये किस तरह से आपका अलग अलग स्टेज आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे जो जर्मानियन एपिथेलियम है, दिस जर्मन एपिथेलियम गिव राइज टू द प्रोजेक्शंस। तो यहाँ से आपके कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं। ओके, सो दिस जर्मनियन एपिथेलियम गिव राइज टू द projections, or you can say the cord-like structure. Okay, it produces cord-like structure into the cortex. It produces cord-like structure into the cortex. Okay, and this cord-like structure is called egg tube of Flugger. इसका नाम देखो काफी बढ़िया है। This is called egg tube of Flugger. Okay, इसका हम कहते हैं दोस्तों, this is called egg tube of Flugger. Okay. अब ये जो एग ट्यूब ऑफ फ्लगर होता है, ध्यान रखिए ये एग ट्यूब ऑफ फ्लगर कहां से आया है। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ जर्मानियन एपिथेलियम। ओके, जर्मानियन एपिथेलियम। ओके, तो बेसिकली जर्मानियन एपिथेलियम का ये प्रोजेक्शन है, और इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ oogonal cells। इसके अंदर आपके भरे होते हैं oogonia। ओके, अब देखो इसका जो एकदम एंटीरियर एंड है, इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेल्स। तो यहीं पे ना हियर शो द प्रेजेंस ऑफ मास ऑफ सेल्स। ओके,
ये जो मास ऑफ सेल्स होते हैं ना, these are actually called agonists. These are called agonists. ये जो मास ऑफ सेल्स है, these are called agonist. Again, ये जो मास ऑफ सेल्स आपको देखने मिल रहे हैं ना, they consist of, it actually has surrounding mass of pneumonia. ये तो आपको देखने मिलते हैं pneumonia. ओके, सो ध्यान देना, सबसे पहले आपका germinal epithelium, okay, projects into the ovarian cortex and it forms a structure called active of flagger. At its anterior end, there is a presence of rounded mass of pneumonia, and this rounded mass of pneumonia is called agonist. अब देखो दोस्तों क्या होता है ना, यही जो आपके pneumonia होते हैं ना, they gets converted into the primordial follicle. यहीं पे ध्यान देना आपका बनेंगे कुछ primordial follicles. There are several primordial follicles. ये मान लो आपकी ये है, these are the primordial follicles. Okay, so these are the primordial follicles. Okay, दोस्तों एक बात आपको बता दूं, इन केस ऑफ फीमेल, जैसे oogenesis और spermatogenesis के बारे में आपने सुना होगा. स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल के केस में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. मेल के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, वो स्टार्ट होता है आफ्टर द प्यूबर्टी. मतलब लड़का जब 12-14 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसकी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन होता है. लेकिन फीमेल के केस में ना दोस्तों, oogenesis स्टार्ट इवन बिफोर द बर्थ. मतलब जो गर्ल चाइल्ड है उसके पैदा होने के पहले क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है. ध्यान देना, बिफोर द बर्थ, गर्ल चाइल्ड पैदा होने के पहले उस गर्ल चाइल्ड की बॉडी में ना ऑलमोस्ट अराउंड 2 million premordial follicles are present. ध्यान देना दोस्तों, this 2 million premordial follicles are present into the girl child even before the birth. Okay, उसके बाद देखो जब बर्थ हो जाता है, okay, at the time of birth, in case of baby girl, okay, baby girl के बॉडी में almost around 21 million premordial follicles are left. तो कुछ हद तक ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल कम होकर आपके 1 मिलियन बच जाते हैं. एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब बच्ची बड़ी हो जाती है, 12 साल 13 साल 14 साल की हो जाती है, नॉर्मली प्यूबर्टी उनका 10 to 12 के बीच में आता है. तो जब भी प्यूबर्टी आएगा फीमेल के केस में ना, उसके बाद बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स आर रिमेनिंग. तो बर्थ के पहले 2 मिलियन होते हैं, जब बर्थ होता है तो बर्थ तक या फिर बर्थ के समय में ये 1 मिलियन बचे होते हैं. लेकिन जब प्यूबर्टी आता है ना, तो इसका नंबर कम हो जाता है. कितना हो जाता है, सिर्फ 40,000. ओनली 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स रिमेन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. वो समय आपको आगे बताऊं और फिर हम इधर आ जाते हैं. ओके, अब देखो जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, नाउ द साइज ऑफ दिस प्रीमोर्डियल फॉलिकल विल इंक्रीज. यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज क्या होता है, बढ़ता है. अब देखो इसका साइज बढ़ेगा एंड दिस गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल. ये जो प्राइमरी फॉलिकल का साइज बड़ा है, अब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स. रिमेंबर स्टूडेंट, दिस प्राइमरी फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ, इसके सेंटर में ना देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी oocyte. ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली योर प्राइमरी oocyte. दिस कंटेन व्हाट, कंटेन प्राइमरी oocyte. ओके, अब ये जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है, the size of the primary follicle will further increase by addition of granulosa cells. अब देखो ये जो follicles है ना, follicular cells आपके बढ़ते हैं. ओके, तो इसका साइज भी बढ़ेगा. ओके, यहाँ पे नए granulosa cells आपके ऐड हो जाएंगे. ध्यान देना, ये मैं बना दिया आपका प्राइमरी oocyte. यहाँ पे नए सेल्स आपके ऐड हो गए. ओके, और इसका साइज क्या हो गया, फर्दर इसका साइज आपका बढ़ गया. ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, this is called secondary follicle. इसको कहते हैं secondary follicle. ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखना. दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका रीजन क्या है ना, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा ना, अब यहाँ से दिस सेकेंडरी फॉलिकल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन. तो इसके जो ऊपर के सेल्स है, यानी कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, रिमेंबर ग्रेनुलोसा सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. दिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन. अब आप समझ सकते हो कि एस्ट्रोजन अगर यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, दैट मींस इन केस ऑफ फीमेल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट टू डेवलप. यहाँ पे क्योंकि इसका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, और यही वो हार्मोन है जो कि फीमेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करता है. तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इसके बाद देखो फ्रेंड क्या होगा,
दिस सेकेंडरी फॉलिकल विल चेंज इनटू दी टर्शियरी फॉलिकल, अभी आपका चेंज हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में, और कुछ हद तक ये जो उस साइड आपको देखने को मिलेगा उस साइड आपका शिफ्ट होगा। ओके, सो हियर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव व्हिच इज टर्शियरी फॉलिकल, तो मैं टर्शियरी फॉलिकल ड्रॉ कर देता हूं। ओके, सो दिस इज योर टर्शियरी फॉलिकल। ओके, फॉलिकल में देखो कुछ खास चेंजेस नहीं होते, यहाँ पे जस्ट आपके नए नए सेल ऐड हो गए, दिस वन इज योर टर्शियरी फॉलिकल। ओके, अब देखो दोस्तों ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, दिस टर्शियरी फॉलिकल एंटर्स इनटू द नेक्स्ट स्टेज। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज होगा दैट्स योर ग्रेवियन फॉलिकल, वो क्या होगा आपका ग्रेवियन फॉलिकल। याद रखना फ्रेंड्स, तो जो ग्रेवियन फॉलिकल है ना दैट रिप्रेजेंट व्हाट अ मैच्योर फॉलिकल। यहीं पे क्या बनता है आपका मैच्योर फॉलिकल। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए ग्रेवियन फॉलिकल अलग होता है इन सबसे। ओके, हमको ग्रेवियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, थोड़ा अलग से उसको लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिलहाल मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रेवियन फॉलिकल, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा। ओके, ग्रेवियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखो, सो दिस टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट्स योर ग्रेवियन फॉलिकल। तो ये है आपका ग्रेवियन फॉलिकल। ध्यान रखना फ्रेंड, दिस ग्रेवियन फॉलिकल रिप्रेजेंटिंग अ मैच्योर फॉलिकल। ये फॉलिकल आपका मैच्योर हो गया, दिस वन इज योर मैच्योर फॉलिकल। ओके, आपका हो गया मैच्योर फॉलिकल। अब देखो ये ग्रेवियन फॉलिकल कैसे इन सबसे अलग है ना, ग्रेवियन फॉलिकल में आपको कैविटी देखने मिल रही है, दिस कैविटी। ओके, हियर देयर इज अ कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। दिस कैविटी का नाम बेटा एंट्रम, दिस इज द कैविटी ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल। और ये कैविटी खाली नहीं होता है, दिस कैविटी इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। इसके अंदर आपको फ्लूइड देखने मिलता है, उस फ्लूइड का नाम है लिकर फॉलिकुला। इसका नाम है आपका लिकर फॉलिकुला। ओके, तो ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर बाद में हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ओके, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि फॉलिकल आपका मैच्योर हो चुका है, इसके अंदर जो है ना इट इज एक्चुअली सेकेंडरी oocyte। ध्यान दो दोस्तों, ये तो आपको जो यहाँ जो लिखा मैंने ये आपका प्राइमरी oocyte है, बट इसको क्या बोलेंगे हम सेकेंडरी oocyte। तो इसके अंदर जो देखने मिल रहा है दिस ग्रेवियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इसके अंदर का दोस्तों आपका सेकेंडरी oocyte। ओके, अब देखो क्या होता है, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया यहाँ पे ना आपको चेंजेस देखने मिल रहे हैं, यहाँ पे हर स्टेज पे चेंजेस हो रहे हैं। बेसिकली ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही चल रहा है, फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वही चल रहा है। ओके, अब देखो जो ग्रेवियन फॉलिकल है ऑन 14th डे, ओके, जैसे नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल की बॉडी में 28 दिन का मान के चलते हैं, तो जो मिडल ऑफ द साइकिल होता है यानी कि जो 14वां दिन होगा ऑन 14th डे देयर विल बी द रप्चरिंग ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल। ये ग्रेवियन फॉलिकल आपका रप्चर हो जाएगा, तो मैं इसको रप्चर करने वाला हूं अभी। ओके, सो दिस ग्रेवियन फॉलिकल रप्चर्स। ओके, ये ग्रेवियन फॉलिकल क्या हो गया दोस्तों आपका रप्चर हो गया, एंड फाइनली दिस सेकेंडरी oocyte कम्स आउट ऑफ द ग्रेवियन फॉलिकल। तो ये जो ग्रेवियन फॉलिकल है यहाँ से आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, सो दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, सो हियर देयर इज अ रप्चर ऑफ ग्रेवियन फॉलिकल, ग्रेवियन फॉलिकल आपका रप्चर हो गया, एंड दिस इज योर secondary oocyte, okay, which comes out of the ग्रेवियन फॉलिकल। तो ग्रेवियन फॉलिकल के बाहर निकल गया। ध्यान देना ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यहाँ पे प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। ये कभी होता है इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे 30 दिन का हो चाहे 40 दिन का हो, जितने भी दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसके बीच में, ओके, जैसे 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 15वें दिन आपका ये ओव्यूलेशन होएगा, 28 दिन का तो 14वें दिन आपका ovulation होगा। Okay, so in the middle of the cycle what happens, the ovulation takes place, that means the second oocyte comes out of the ग्रेवियन फॉलिकल। अब देखो जो ग्रेवियन फॉलिकल से बाहर आ गया ना, अब उसके बाद ये जो बचा कुचा ग्रेवियन फॉलिकल है दिस चेंजेस इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये आपके अगले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस अगले स्ट्रक्चर का नाम है, तो देखो ये आपका ग्रेवियन फॉलिकल था, क्योंकि ग्रेवियन फॉलिकल आपका रप्चर हो गया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर ये बच गया ना दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड कॉर्पस हेमोरेजिका, हेमोरेजिका। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आपका ग्रेवियन फॉलिकल के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ये वो है ये आपका रप्चर ग्रेवियन फॉलिकल। अब देखो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका, या फिर बोलो मैं इसको सेपरेट ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ एक सेपरेट स्ट्रक्चर। ओके, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। देन दिस इज योर, ये मान लो आपका हो गया, सो दिस इज योर कॉर्पस हेमोरेजिका।
दिस वन इज योर ग्राफिन फॉलिकल, दिस इज योर कॉर्पस हेमरेजिका। अब देखो जो कॉर्पस हेमरेजिका क्यों कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है। जिस दिन फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन होता है ना, उस दिन थोड़ा सा ब्लड लॉस भी होता है, हल्का फुल्का यहाँ पे ब्लड लॉस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्पस हेमरेजिका। ओके, बहुत सारी फीमेल को इसका पता चलता है कि ओव्यूलेशन हुआ है, क्योंकि कभी कभी दर्द भी हो सकता है। कुछ कुछ फीमेल को नहीं पता चलता, लेकिन बहुत सारी फीमेल को इसका पता चलता भी है। और देखो दोस्तों, ये जो कॉर्पस हेमरेजिका है, दिस कॉर्पस हेमरेजिका चेंजेस इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसका रीजन क्या है, जैसे आपने देखा था ना, सेकेंडरी फॉलिकल ये प्रोड्यूस करता है आपका हार्मोन एस्ट्रोजन। ये जो कर्पस ल्यूटियम है ना, दिस कर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन, इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। रीजन क्या है ना, दिस हार्मोन एक्चुअली मेंटेन्स व्हाट, प्रेगनेंसी। तो ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। एक बात और स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन इज द ओनली हार्मोन व्हिच कम्स बिफोर प्रेगनेंसी। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी की पहले आ जाता है। प्रेगनेंसी हुआ नहीं है, इसका काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का। बाई चांस प्रेगनेंसी हो गई तो उसको मेंटेन करने के लिए पहले से एकदम प्रिपेयर्ड है। ओके, सपोज करो प्रेगनेंसी नहीं होती, उस केस में क्या होगा ना, तो ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, रिमेंबर स्टूडेंट, द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलाइजेशन। अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव करेगा फॉर अप टू 3 मंथ्स। लेकिन अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस केस में दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल चेंज इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दोस्तों, दैट्स कॉल्ड कॉर्पस अल्बिकस। तो ये है आपका कॉर्पस अल्बिकस, ठीक है। तो फ्रेंड याद रखना, ये जो कॉर्पस अल्बिकस है ना, this is actually degenerating corpus luteum. So basically it's a white scar. Okay, white scar of corpus luteum. तो corpus luteum के white scar है, इसका मतलब ये this is your degenerating or degenerated corpus luteum। समझ में आया दोस्तों। तो फ्रेंड देखो, यही है आपका पूरा टीएसआर ओवरी का स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कॉर्टेक्स, दिस वन इज हाईली ग्रैन्युलर इन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ओके, इसमें अलग अलग स्टेजेस आपको देखने मिल जाएंगे। बाकी बना किसका होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। बात करें ओवरी मेडुला की, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। ये बेसिकली बना होता है आपका किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही बना होता है। ठीक है, अब इसमें देखो बाहर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट्स कॉल्ड ट्यूनिकल अल्वेजिना। इनर लाइनिंग इज कॉल्ड जर्मानल एपिथेलियम, जो कि क्यूबानल एपिथेलियम होता है। बाकी देखोगे जर्मनल एपिथेलियम से एक कॉर्ड आपका प्रोजेक्ट होके कॉर्टेक्स के अंदर आता है, उस कॉर्ड का नाम है आपका एक्टिव ऑफ फ्लगर। बेसिकली इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, दोस आर एक्चुअली ओवोनियल सेल्स। और अगेन इसके आगे एक पूरा ओवोनियल सेल का मास बनता है, दैट मास ऑफ ओवोनियल सेल्स आर कॉल्ड एग्नेस्ट। अब इसी ओवोनियल सेल से आपका बनेगा प्रीमोर्डियल फॉलिकल। मैंने आपको बताया बच्चा, फीमेल बेबी बर्थ के पहले 2 मिलियन होता है, बर्थ 1 मिलियन, और प्यूबर्टी तक कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल चेंज होगा। प्राइमरी फॉलिकल में हैवी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा। सेकेंडरी फॉलिकल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से प्रोड्यूस होगा आपका एस्ट्रोजन। टर्शरी फॉलिकल हो गया, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, दिस इज द मैच्योर फॉलिकल व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सेकेंडरी oocyte। उसके बाद आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, ये चला जाएगा एम्पुला में, वेट करेगा फर्टिलाइजेशन होने का। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यानी कि डायरेक्ट हम कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं, वैसे इसका छोटा थोड़े टाइम के लिए कॉर्पस हेमरेजिका भी बनता है। ओके, उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर आपका कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि रेडी है, क्योंकि हार्मोन प्रोड्यूस करे कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, रेडी है फॉर दी प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो गया तब तो ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई उस केस में ये डीजनरेट हो जाता है, किस में चेंज हो जाएगा आपका, सो व्हाइट स्कार, दैट्स कॉल्ड कॉर्पस अल्बिकस। सो स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको ये लेक्चर ठीक से समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो टिल देन, जय हिंद। पापा 30 30 मिनट